तो ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये बड़े हसास होते हैं इन मामलात में, ये खबर चलने भी नहीं देते इस तरह की। और ये खबर जीएचक्यू की मर्जी के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खबर दुनिया ने लगाई हो। तो अब वो ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो हुकूमत ने जो कानून साजी कर दी है उसके बाद किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब यही जो मौजूदा लोग हैं या आर्मी चीफ हैं खास तौर पे, ये इनकी मुद्दत मुलाजमत 2027 तक चली गई हुई है, उनका ये कहना है, ये उनका दावा है। अब ये दावा कितना दुरुस्त है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। सारे अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर तो चलवा दी गई पाकिस्तान के मीडिया पे, और आने वाले दिनों में शायद ये और ज़्यादा भी चलेगी। 18वीं तरमीम पे पूरा टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और इस पे मुबाहिसे करवाए जा रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया मीडिया ग्रुप को। दुनिया मीडिया ग्रुप जो है वो चाहे नए सूबों का बनाना हो, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कंफर्म किया कि नए सूबों की बात सबसे पहले जो है वो अभी इस हालिया जो बहस छिड़ी है उसमें ये आर्मी चीफ ने ताजरों के सामने की थी, कराची में जब वो मिले थे वहाँ पे कहीं पे। तो ताजरों के सामने जब उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, ये उसमें उन्होंने क्लेम किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि आर्मी चीफ की जो ताजरों से बातचीत हुई उसमें कहीं उन्होंने ये बात की थी आर्मी चीफ ने कि छोटे सूबे और नए सूबे बनाए जाएं। ये आर्मी चीफ का आइडिया है दोबारा से जब ये बात हुई है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। अब उसके बाद इसको अडॉप्ट कर लिया दुनिया मीडिया ग्रुप ने। तो आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज एक रिलेशन है दुनिया मीडिया ग्रुप का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट होती हैं, वो हम होती हुई देखते भी हैं। बहरहाल अब ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा मामला फैलेगा। देखिए सीधी सीधी वजह है, सबको अपनी नौकरी लंबी करनी है बस। शहबाज शरीफ को किसी तरह अपनी नौकरी की मुद्दत बढ़ा के किसी तरह 5 साल पूरे करने इस जाली मैंडेट के साथ। आर्मी चीफ को 3 नहीं 5 साल चाहिए, हो सकता है उसके बाद उन्होंने 5 साल और भी ख्वाब देखा हो। हर आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहिए होती है। हर बंदा कुर्सी के बाद जाना ही नहीं चाहता, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। बहुत सारे रिटायर फौजी जो हैं उन्हें मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बैठा दिया गया है, एक के बाद एक को नवाजा जा रहा है। तो ये सिलसिला जारी है, रिटायर होने तक ये लोग काबू नहीं आते। रिटायर हो जाए कोई तो उसके बाद उसके कुछ काबू नहीं रहता, और उसकी हालत क्या हो जाती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बाजुआ को देख लें, फैज़ को देख लें, नदीम अंजुम को देख लें, ये ऐसे ही होता है। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो 2 कमरों के फ्लैट के अंदर फौत हो गए दुबई में, तो कुछ नहीं बचता बाद में। नादरीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंकशाफ किया। ख्वाजा आसिफ साहब बोले तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बोले। अब्बासी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है और ये बड़ी मज़ेदार इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब्बासी साहब ये कहते हैं कि नवंबर 2018 में हम 3 लोग, मैं यानी शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ, जनरल बाजुआ से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ ने हमें वहाँ पे रिसीव किया था, पिक किया था। मैंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि फैज़ आए तो बताना कि कौन सा वाला है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता था, जबकि ख्वाजा आसिफ उन्हें जानते थे। ये मुलाकात 3-4 घंटे जारी रही, और ये मुलाकात सिर्फ इकॉनमी के हवाले से थी। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है, जुलाई अगस्त में वो आ जाते हैं, और आप देखें कि अगस्त में इमरान खान साहब हुकूमत संभाल रहे हैं, अगस्त सितंबर में जाके वो हुकूमत में सेट हो रहे हैं, और नवंबर के अंदर उस वक्त का आर्मी चीफ और डीजीसी मुलाकात किससे कर रहा है? जो हुकूमत से निकले हैं पिछले लोग। भाई मईशत में जनरल बाजुआ का काम क्या था? अभी जनरल बाजुआ अगर इतना बड़ा मईशत दान था तो लाके उसको अब बैठाओ ना, रिटायरमेंट के बाद वजारत खजाना उसको दे दो। एक भी जर्नैल अगर काबिल होता तो औरंगजेब की जगह किसी जर्नैल को लाके बैठा देते, रिटायर्ड जर्नैल को, जनरल बाजुआ को बैठा देते, जनरल नदीम अंजुम। ये जब तक सीट के ऊपर होते ना तब तक चौधरी बन के ये सारी चीजें संभाल रहे होते हैं। इनकी बिल्कुल इनको समझ नहीं है इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी की समझ होती तो जनरल बाजुआ बुला किसको रहे हैं? उस वक्त हुकूमत इमरान खान की है, हुकूमत बने हुए 2 महीने हुए हैं, और बुला रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी को, ख्वाजा आसिफ को और जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को। और उसके बाद जनरल बाजुआ जब हमें मिले सहाफियों को तो उन्होंने इसहाक डार को गालियां दी,
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद करने वाला आदमी इसहाक डार ने, जिसने मईशत में इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं कि जो अब फिल नहीं हो सकते, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का इसहाक डार ने। ये जनरल बाजवा ने कहा था। बाद में उसी इसहाक डार के जूते पॉलिश करके जनरल बाजवा उसको ले आया इक़्तिदार में, और वही इसहाक डार जूते पॉलिश करके जनरल बाजवा के साथ मिल गया। अब ये मुलाकात के बारे में ख्वाजा आसिफ आपको नहीं बताते कि जब इमरान खान की हुकूमत शुरू ही हुई थी तो हम जाके फौज के दरवाजे पे पहुंच गए थे और जाके हमने उनके साथ साज़बात या बातचीत शुरू कर दी थी, और फिर 2019 में हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई और नवाज शरीफ साहब को डील दिलवा के पाकिस्तान से बाहर निकलवाया। ये बातें नहीं बताते क्योंकि ये बातें बताने में इनको ज़रा थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। बार शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, उन्होंने पोल खोले और भी खुलेंगे, बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। नादरीन, जापान का जो दौरा किया है मरियम नवाज ने, उसको कामयाब दौरा करार देने के लिए करारदाद पेश कर रहे हैं पंजाब असम्बली में। आप अंदाजा करें, करारदाद पेश कर दी पंजाब असम्बली में कि दौरा कामयाब है। कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत इनको दौरे में नहीं मिली। वहाँ पे किसी जापानी ने या ओवरसीज़ ने इन्हें मुंह नहीं लगाया। ये वहाँ पे अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेकर, अपने फैमिली के लोगों को और फ्रेंड्स को लेकर, फैमिली फ्रेंड्स को लेकर ये एक सैर सपाटे के ट्रिप पे गए हुए थे। कुछ डेकोरेशन का सामान इन्होंने देखा और पसंद किया, वो पाकिस्तान पहुंचेगा। अब इसे जनाब वो कह रहे हैं जी ये कामयाब दौरा है जनाब, और ये कह रहे हैं कि दौरे के खिलाफ बात करना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया उनकी एक वजीर ने। भाई, वोट चोरी करना मुल्क दुश्मनी है, जाली हुकूमत बनाना मुल्क दुश्मनी है, मैंडेट चोरी करना मुल्क दुश्मनी है। ये दौरा जो कामयाबी का कोई एक पैरामीटर आप बता देंगे ये वाला पैरामीटर है जिसकी वजह से दौरा कामयाब हुआ। कल को आप जापान से कुछ चीज़ें खरीद के लाके खड़ी कर देंगे जी दौरा कामयाब हो गया। आपने जापान से कुछ सीखा कि वो कैसे सादगी में रहते हैं, कुछ सीखा कि वो कैसे आइजी में रहते हैं, कुछ सीखा कि वो आवाम को कितनी अहमियत देते हैं। जो चीज़ें सीखने वाली थी वो आपने वहाँ नहीं सीखी और दौरा कामयाब हो गया जनाब। ये एक तफरीह और इंजॉयमेंट वाला दौरा था। अब ये पाकिस्तानियों के बजट से हुआ है तो पाकिस्तानियों के खाते में डाल दिया है, अखबारों में भी करोड़ों के इश्तिहार छाप दिए जनाब, बहुत कामयाबी हो गई है, मौजा ही मौजा। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, मुझे तकलीफ हुई। ये स्टेटमेंट जो है वो कमरुज़्ज़मान कायरा की जानिब से नहीं आना चाहिए था। देखें, जो एक्चुअली उन्होंने जबरी गुमशुदगी की बात है सच नहीं की, लेकिन अतर मनल्ला साहब ने जो तकरीर की थी ना चंद दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पे, ह्यूमन राइट्स का मामला था, तो उन्होंने बात की थी कि रियासत का फ़र्ज है कि अपने बच्चों की हिफाजत करे। जब रियासत खुद जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस होगी तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। ये रियासत की ड्यूटी है कि वो लोगों को अकाउंटेबिलिटी करे। अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है जब सरकार ताउन ना करे। ये जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने कहा था। अब इस पे जनाब जबरी गुमशुदगियों पे जस्टिस अतर मनल्ला बात कर रहे हैं और कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे सियासी वर्कर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जस्टिस अतर मनल्ला आईनी और कानूनी बातें करें, अगर सियासत करनी है तो फिर सियासत के मैदान में आकर करें। उसको उठा के काजी फ़ायद ईसा को ये लोग ले गए थे कौमी असम्बली में, वो सियासत नहीं थी। काजी फ़ायद ईसा हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं तकरीर में तकरीर करते थे, वो सियासत नहीं थी। इनके मफाद में कोई जज बात करे, गैर आईनी गैर कानूनी बात करे तो ये सर पे उठा लेते हैं। जो जज जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बात करें कहते हैं ये सियासत कर रहा है। भाई, जबरी गुमशुदगी एक अदालती और आईनी मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। अगर अदालतें नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपको या आपकी फैमिली में किसी को जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए ना तो फिर आपको ये बातें याद आएंगी अतर मनल्ला साहब की। देखें, ये बात कायरा साहब आपको समझनी पड़ेगी। जबरी तौर पे लापता या हम होंगे या आप होंगे या आम पाकिस्तानी होंगे। जो लोग करते हैं वो जबरी तौर पे लापता नहीं होंगे। लिहाजा ये अदालतें जब भी बचाएंगी या हमें बचाएंगी या आपको बचाएंगी या आम पाकिस्तानियों को बचाएंगी। जब भी कोई जज इंसानी हकूक की बात करेगा उसका फायदा या हमें होगा या आपको होगा या आम पाकिस्तानियों को होगा। नुकसान हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का होगा। और आज आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ढाल बने हुए हैं, कल को जब ये हथियार आप पे चलेगा ना तो फिर आप बुलबुला उठेंगे
और हम ये स्टेटमेंट निकाल के उस वक्त आपको दिखाएंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी। तो ये अफसोसनाक चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए।